Assalamu alaikum learners, welcome to our channel Learn Differently. Today we will talk about homeostasis, that what actually homeostasis is. Homeostasis is basically the protection of internal environment from the harms of fluctuation in the external environment. Okay, it means that water, solutes, temperature is kept in a narrow range inside the body of an organism as compared to the ambient conditions. Do you know what is ambient temperature or ambient conditions? Means external conditions. मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के वाटर लेवल को, अपनी बॉडी के सोल्यूट्स लेवल को, टेम्परेचर लेवल को, टॉनिसिटी को एज कंपेयर टू इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो उसको नैरो रेंज के अंदर रखता है. नॉट बिल्कुल फिक्स नहीं होता, बिल्कुल फिक्स नहीं रखता, लेकिन उसको एक नैरो रेंज के अंदर उसको डेविएट नहीं होने देता ताकि वो सरवाइव कर सके. नाउ अगर हम वन बाय वन बात करें तो वाटर की और ऑस्मो रेगुलेशन वो होती है जिसमें वाटर और सोल्यूट्स को नैरो रेंज में रखा जाता है. ऑस्मो रेगुलेशन वो मैकेनिज्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म और इट्स इन्वायरमेंट के दरमियान गेन एंड लॉस ऑफ वाटर एंड गेन एंड लॉस ऑफ सोल्यूट्स को डिस्कस किया जाता है. ओके, सो ऑस्मो मीन्स सोल्यूट, रेगुलेशन मीन्स टू मेंटेन. नाउ एक्सक्रीशन क्या है? ये वो मैकेनिज्म है जो एलिमिनेट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी. ओके, अब मेल में एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है? यूरिनोजेनिटल डक्ट कॉमन होता है, पेनिस होता है, और फीमेल में एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है? यूरेथ्रा होता है. नाउ थर्मोरेगुलेशन में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन. क्योंकि हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, वो 37 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करते हैं. अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करें तो अगर वो 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 40 से आगे चला जाए, नैरो रेंज में ना रहे, तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं. सो दैट्स वाई वी कीप ऑल थिंग्स इन बैलेंस. थर्मोरेगुलेशन भी इंटरनल टेम्परेचर को वेरी करवाती है बट एक नैरो रेंज के अंदर. नाउ अब अगर हम लोग बात करें कि टॉनिसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन एनी ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज कॉल्ड टॉनिसिटी. विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स इन्वायरमेंट. नाउ इस लिहाज से हमारे पास 3 किस्म के मीडियम्स होते हैं. एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक, और अगला होता है आइसोटोनिक. हाइपो मीन्स लेस, टोनिक मीन्स सोल्यूट. ठीक है, तो हाइपो मतलब इसमें हाइपोटोनिक मतलब इसमें सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है. यू नो व्हाट इज सॉल्वेंट? विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी एंड विच विल डिजॉल्व द सोल्यूट. एंड यू नो व्हाट इज सोल्यूट? विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड विच विल गेट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट. देखिए बच्चों, आप आराम से समझने की कोशिश करें. देखिए, हाइपो मतलब कम, लेस. टॉनिक मतलब सोल्यूट, मतलब इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है. डेफिनेटली अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. तो इसी तरह की अगर किसी मीडियम की बात हो रही है, एक ऐसा मीडियम है जो एक बीकर को ही हमने एक मीडियम कंसिडर किया जिसके अंदर जो वाटर है उसमें वाटर ज़्यादा है, कोई भी सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है, और उसमें जो सोल्यूट है वो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में है. जब उसके अंदर आप लोग एक सेल रखते हो तो अब क्या होता है कि सेल टर्जिड हो जाता है. टर्जिड क्यों होता है? क्योंकि बाहर से वाटर उसके अंदर एंटर करता है और फिर वो उस सेल को टर्जिड बना लेता है. ठीक है, अब आपको समझना चाहिए कि हाइपरटोनिक वो कंडीशन है, हाइपर मीन्स एक्सेसिव और टॉनिक मीन्स सोल्यूट. मतलब इसमें जो मीडियम है, यहाँ पे बात मीडियम की हो रही है कि जो मीडियम है जिसके अंदर आपने सेल को प्लेस किया है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, मतलब उसके अंदर सोल्यूट बहुत ज़्यादा है बट सॉल्वेंट बहुत कम है. तो जब सॉल्वेंट कम है तो उसके अंदर जो सेल रखा गया है उसमें एज़ कम्पेयर टू द हाइपरटोनिक मीडियम सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो वाटर मूव करेगा वहाँ उस सेल से उस बीकर के अंदर जिसके अंदर हमने उसे रखा है, और सेल क्या हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा क्योंकि वो वाटर लूज़ कर लेगा. नाउ आइसोटोनिक वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें जो बाहर का इन्वायरमेंट है और जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है. मतलब बाहर जितनी साल्ट कंसंट्रेशन है, बाहर एक्सटर्नल कंडीशंस में जितनी साल्ट कंसंट्रेशन, जितनी वाटर कंसंट्रेशन है, इंटरनली भी उतनी ही साल्ट कंसंट्रेशन है और उतनी ही वाटर कंसंट्रेशन है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स बच्चों. नाउ हम लोग पढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स. एक्चुअली प्लांट्स में आप देखें, ऑस्मो मीन्स सोल्यूट, रेगुलेशन मीन्स टू मेंटेन, टू सस्टेन. अब हाइड्रोफाइट्स उसमें से एक
टाइप है प्लांट्स की जो कि किस तरह से ऑस्मो रेगुलेट करती है वाटर को और किस तरह से सर्वाइव करती है, उसके मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स गेट रेडी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स. ओके मतलब ये ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे वाटर की फ्लडिंग होगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर होगा. फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली एक ऐसा प्लांट है जो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर होता है. इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है. इनके लीव्स का अपर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसपायरेशन होती है वो कहाँ से होती है, स्टोमेटा से होती है. अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन. द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी और इवेपोरेशन ऑफ प्लांट बॉडी विच प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. ठीक है, किसी भी प्लांट में से जब वाटर लॉस होता है ताकि उसको कूलिंग इफेक्ट मिले, इवेपोरेट होता है, तो इसको हाइड्रोफाइट्स, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं. और ये ट्रांसपायरेशन कहाँ से होती है, स्टोमेटा से होती है. और ये स्टोमेटा अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोफाइट्स के अंदर, क्योंकि वाटर में रहते हैं और वाटर कॉन्स्टेंटली बाहर से इनकी बॉडी के अंदर आ रहा होता है और इनके सेल्स के बर्स्ट करने का खतरा होता है. इसलिए ये 99% वाटर जो है वो इवेपोरेट कर लेते हैं अपने अपर सरफेस एरिया से, जस्ट लाइक वाटर लिली. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मीजोफाइट्स. I hope viewers you are getting the point. Meso means दरमियाना, okay? Meso means moderate and phytes means plants. मतलब ये moderate conditions में रहते हैं, मतलब इनको दोनों तरह की conditions का सामना होता है. Sometimes ये dry arid conditions में होंगे, sometimes जब बारिश होगी तो ये वाटरी फ्लडी कंडीशन में होंगे. जब इनकी वाटरी फ्लडी कंडीशन होगी तो ये एक्सटेंसिव स्टोमेटा डेवलप करेंगे और वाटर को रिमूव कर देंगे. ये इनका एक मैकेनिज्म है. और जिस टाइम इनकी अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या करेंगे, इनके इन्वायरमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे, लॉस ऑफ वाटर को रोक लेंगे. इनमें कौन सी एग्जांपल्स हैं, रोज़, मैंगो, ब्रेसिका यू नो मस्टर्ड प्लांट, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ज़ीरोफाइट्स. ज़ीरोफाइट्स के थिक लीव्स होते हैं जस्ट लाइक कैक्टस, वैक्सी, लेदरी, लाइक चमड़े की तरह वैक्सी, बहुत ज़्यादा थिक लीव्स होते हैं और बहुत थिक स्टेम होता है जहाँ पे फूड को स्टोर करते हैं. और बहुत स्मॉल सरफेस एरिया होता है जो वो एक्सपोज करते हैं बाहर, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वाटर की डेफिशिएंसी होती है. जस्ट लाइक कैक्टस, आपने कैक्टस को देखा होगा कि उसके नीडल लाइक प्रिकली लीव्स होते हैं ताकि उसको मिनिमम से मिनिमम वाटर इवेपोरेट हो और वो सर्वाइव कर सके. ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. एक बार फिर से आप सुन लें कि ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स में होती है और 3 किस्म की प्लांट्स की कैटेगरीज बनाई जाती हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को एक्सप्लेन करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोफाइट्स में आपको पता है कि हाइड्रो वर्ड ही शो कर रहा है विच मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर. तो यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होगा उनके मीडियम में, तो जाहिर है वाटर ऑलरेडी ज़्यादा है तो उनकी बॉडी में भी ज़्यादा एंटर कर रहा है, तो वो कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जिससे वो जल्दी से जल्दी वो वाटर इवेपोरेट कर लें. तो वो इवेपोरेट करने के लिए आपको पता है इवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर प्लांट्स में से स्टोमेटा के थ्रू होती है, और स्टोमेटा जो होते हैं वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. नाउ मीजोफाइट्स मॉडरेट कंडीशंस में रहेंगे, माइल्ड कंडीशंस में रहेंगे, जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी वाटर की और ना बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी. तो वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस को और अपनी मैकेनिज्म्स को एडजस्ट कर लेंगे. और जो ज़ीरोफाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एरिड डेजर्ट में रहेंगे, जहाँ भी डिजर्टिफिकेशन होगी, जो एरिड प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि इन्होंने बहुत थिक लीव्स और वैक्सी, लेदरी, प्रिकली, नीडल लाइक लीव्स डेवलप किए होते हैं और बहुत ज़्यादा कम सरफेस एरिया होता है और स्टोमेटा इन मिनिमम नंबर होते हैं ताकि वाटर लूज ना हो. ओके, नाउ आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑस्मो मीन्स solute and regulation means maintenance. In animals means कि जो animals हैं, the word anima comes from Latin word which means breath or soul. मीन्स के एनिमल्स का तो आपको पता है कि जो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेट करते हैं. तो उनके अंदर उन एनिमल्स की एक कैटेगरी है ऑस्मो कन्फॉर्मर. ऑस्मो कन्फॉर्मर वो होते हैं जो आइसोटोनिक होते हैं टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. मतलब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि व्हाट इज़ आइसोटोनिक, व्हाट इज़ हाइपरटोनिक एंड व्हाट इज़ हाइपोटोनिक. आइसोटोनिक वो कंडीशन है जिसमें बाहर का
की कंडीशंस बाहर की सोल्यूट लेवल वाटर लेवल और अंदर का सोल्यूट लेवल वाटर लेवल इक्वल होता है, जिसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता, सोल्यूट्स और वाटर का नेट एक्सचेंज ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं, जिस तरह हैग फिशेस हैं, सब मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो इनमें आते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के सोल्यूट और वाटर कंसनट्रेशन को, टॉनिसिटी को बाहर की टॉनिसिटी से यानी एम्बियंट या एक्सटर्नल टॉनिसिटी के इक्वल रखते हैं, ताकि उनमें से ताकि वो सर्वाइव कर सकें, क्योंकि वो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो इनको ज़रूरत नहीं होती कि ये एक्टिवली रेगुलेट करें अपना बॉडी ऑस्मो रेगुलरिटी या टॉनिसिटी, क्योंकि इनमें ये प्रॉब्लम नहीं होता। फॉर एग्जांपल हैग फिशेस, सब मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। वाइल जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, नाम से ही शो हो रहा है कि रेगुलेट करेंगे, सस्टेन करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि ये जब बहुत ज़्यादा वाटर होता है तो ये डिस्चार्ज कर लेते हैं। जब इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर होता है तो ये वाटर को डिस्चार्ज आउट करते हैं। जब इनकी बॉडी में वाटर कम होता है तो ये वाटर को टेक इन करते हैं। जब इनकी बॉडी में साल्ट ज़्यादा होता है तो ये साल्ट को डिस्चार्ज आउट करते हैं। जब इनकी बॉडी में साल्ट कम होता है तो ये साल्ट को टेक इन करते हैं। और इसकी एग्जांपल में मैरीन, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स भी आते हैं। आई होप यू हैव गॉट द लेक्चर। अब आप पूरे एक बार पेज को देख लें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। Today we have talked about homeostasis. I hope you have got this lecture. So thank you so much for your patience. Allah Hafiz.